Hello everyone. Once again, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi and students in continuation to previous classes of BSc Part First Botany Paper Second. Today we are going to discuss about aggregations of mycelium और फंगल टिश्यू यानी कि कवक जाल की समग्र संरचना या फिर कवक उत्तक जो होते हैं, कवक टिश्यूज जो होते हैं, फंगल टिश्यूज जो होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह फंगस के जनरल कैरेक्टर्स के अंडर ही हम बच्चों ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने उसके हैबिटेट और जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो माइसीलियम होता है उसमें किस प्रकार के एग्रीगेशंस पाए जाते हैं या फिर फंगल टिश्यूज जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है। तो बच्चों अगर हम इन जनरल बात करें तो हमें पता है कि विभिन्न प्रकार की जो कवक प्रजातियां होती हैं उनमें सब अलग अलग टाइप की होती है, सब विशेष अलग स्पेसिफिक टाइप की होती हैं और ये सब अपने अलग अलग कार्यों को भी संपादित करती हैं। हर कवक का अलग फंक्शन होता है और इसके लिए अनेक जो कवक सूत्र होते हैं, कवक सूत्र जिससे आप फंगल टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं हम, ये क्या होते हैं अलग अलग समग्र रूप से मिलकर एक सघन जो होते हैं कॉम्पैक्ट जिसे आप बोलते हैं, या फिर हम कहें कि या तो कॉम्पैक्ट या फिर लूजली अरेंज्ड, दो प्रकार की, या फिर एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर। हम क्या कह रहे हैं, तीन प्रकार के स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो या तो वो इतने ज़्यादा सघन हो जाएंगे कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देंगे, या फिर वो लूजली अरेंज्ड रहेंगे, या फिर एग्रीगेशन शो करेंगे। तो क्या क्या कह रहे हैं हम कि अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ये स्ट्रक्चर्स में। तो ये जो इस प्रकार की संरचनाएं होती है ये कायिक या जनन संरचनाएं बनाती हैं। मतलब स्पेसिफिकली किस लिए होता है, कायिक या जनन कोशिकाओं के लिए होता है। और ये विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं जो होती हैं, ये संरचनाएं जो होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं बच्चों, और अपने स्पेसिफिक ही कैरेक्टर्स जो होती हैं ये शो करती हैं। तो ये जो संरचनाएं होती हैं अलग अलग जो स्पेसिफिक प्रकार की होती हैं, इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मेनली जो डिवाइड कर रखी है, तीन टाइप में डिवाइड कर रखी हैं बच्चों, तीन नहीं 5 प्रकार में डिवाइड कर रखी है। लेकिन फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीर्घ उत्तक, जिसको प्रोजेनकाइमा कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम कि विभिन्न स्क्लेरोसिया जो होते हैं उसकी संरचनाओं में प्लेक्टेनकाइमा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और उसके आगे की स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं कि दीर्घ उत्तक, यानी कि सबसे पहले हम जो उत्तकों की बात कर रहे हैं टिश्यू, फर्स्ट जो होते हैं वो प्रोजेनकाइमा कहते हैं बच्चों इनको इंग्लिश में। इसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के कवक उत्तक में कवक सूत्र जो होते हैं वो समानांतर क्रम में, देखिए आपको पैरेलल जो होता है इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, इनके जो सीरियल अरेंजमेंट जो होता है वो पैरेलल अरेंजमेंट होता है और शिथिलता पूर्वक होता है। यानी कि देखिए लूजली कनेक्टेड है, एक दूसरे से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बंधे हुए या गुथे हुए नहीं है। यहाँ कवक सूत्रों को आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम गिनना भी चाहें तो इसको बहुत आसानी से हम गिन सकते हैं। देखिए आपको आराम से दिखाई दे रहा है कि दीर्घ उत्तक किस प्रकार के होते हैं। सेकंड जो होते हैं बच्चों जो टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं हम, तो कूट मृदुतक कहते हैं या फिर इसी को आभासी मृदुतक कहा जाता है। शूडो पैरेनकाइमा इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इस प्रकार में कवक सूत्रों की क्या होती है, एक सघन संहति होती है, यानी कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों ये कवक सूत्रों की, जिसमें ये मतलब कॉम्पैक्ट इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में ये कॉम्पैक्टली फंसे हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ गुथे हुए होते हैं कि इनका जो अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन देखना चाहें एक सिंगल सेल का या सिंगल फिलामेंट का, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए सूडो पैरेनकाइमा वाले का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आप इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहें एक सिंगल एक सिंगल को अगर हम फिलामेंट को अलग करना चाहें तो हम इसको नहीं कर सकते। इनको उच्च वर्गीय पौधों की मृदुतकीय कोशिकाओं के समान ही देखा जा सकता है। क्या कह रहे हैं हम कि इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो हम जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज जो होते हैं, उनकी जो पैरेनकाइमेटल सेल्स हैं उनके साथ में ही इसको देखा जा सकता है। और ये ओव्यूलर शेप की होती हैं बच्चों या फिर गोलाकार कोशिकाएं होती है, एक दूसरे के बाद पास में कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, परंतु ये प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्टिंग लिंक होता है बच्चों, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला जो कनेक्टिंग लिंक होता है जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन सूडोपैरेनकाइमेटस टाइप ऑफ टिश्यूज। यानी कि इन प्रकार के सूडोपैरेनकाइमा में
ये कोशिकाएं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी हुई नहीं होती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा इसमें एब्सेंट होता है। थर्ड वन जो है वो है स्ट्रोमा या पीठिका, जिसे आप कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं इंग्लिश में इसे। यह कवक जाल के एकत्र होने से निर्मित सॉलिड, मतलब बहुत कठोर हार्ड एक स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, और ये अवरोधी तथा जटिल आभासी मृदुत्व की संरचना होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा कठोर प्रकार की होती है, लेकिन होती पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर ही है, और इसी के फलस्वरूप जो होते हैं फलन का निर्मित होते हैं। यानी कि जो पेरिथेका है वो, और जो डेवलपमेंट होता है वो स्ट्रोमा के द्वारा ही होता है, इसी को हम पीठिका भी कहते हैं। फोर्थ जो होता है बच्चों, वो है इसका जो अलग स्पेसिफिक टाइप है, दैट इज स्क्लेरोशियम टाइप का होता है। स्क्लेरोशियम को हम इससे पहले की क्लास में भी बच्चों थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्लेरोशियम क्या होता है। संरचना जो होती है सामान्यतः आपको दिखाई दे रही है कि मुख्य संरचना जो होती है इसकी दो भागों में डिवाइडेड होती है बच्चों स्क्लेरोशियम की। पहले हम ये बता दें कि स्क्लेरोशियम होता क्या है। ये विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है बच्चों जो रोगकारी कवक सदस्यों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? जो डिजीज कॉजिंग जो फंगल स्पीसीज हैं सिर्फ उन्हीं में ये पाई जाती है। ये कठोर होती है, यानी कि सॉलिड होती है, एनलार्ज होती है, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार स्ट्रक्चर लिए हुए होती है, और ये डॉर्मेंट स्टेज में पाई जाती है हमेशा। यह सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं, हमेशा डॉर्मेंट यानी कि प्रसुप्त अवस्था में पाई जाती हैं, और जो आभासी मृदुतक यानी कि सूडो पैरेन्काइमा के द्वारा निर्मित होती हैं, और डेफिनेटली ये पैरिनेशन का काम करती है। पैरिनेशन क्या होता है ये भी हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के वक्त आपको समझा दिया था बच्चों कि व्हाट इज़ पैरिनेशन। और इनका जो निर्माण होता है स्क्लेरोशियम का बच्चों, उसका निर्माण मोटी भित्ति वाले कवक सूत्रों की के सघन संनियतों के द्वारा होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा मोटी भित्ति वाली जो कवक संहति होती है वही इसको फॉर्म करती है। और ये जो स्क्लेरोशियम होती है इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो संरचना मुख्यतः दो भागों में विभाजित होती है। एक होता है कॉर्टेक्स पोर्शन होता है बच्चों इसका, जिसे आप वल्कुट भाग कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो मेडुला होता है। मतलब कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट्स में ये डिवाइड होती है, और इसका जो वल्कुट जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है वो मोटी भित्ति वाले कवक सूत्रों द्वारा निर्मित होता है, और ये बाहरी भाग होता है। इसके कवक सूत्र जो होते हैं आपस में कॉम्पैक्टली गुथे हुए होते हैं, जबकि स्क्लेरोशियम का जो भीतरी भाग होता है जिसे आप मेडुला कहते हो, आउटर वाला पार्ट हमने बता दिया, जो इनर पार्ट होता है मेडुला, इसमें कवक सूत्र आपस में गुथे हुए तो होते हैं लेकिन लूजली अरेंज, मतलब बाहर किनारों की तरफ वाले तो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, अंदर की तरफ वाले जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो लूज अरेंजमेंट होता है बच्चों। ये मतलब आपस में बहुत इतने लूजली अरेंज्ड होते हैं कि इनको अलग अलग किया जाता है। इस प्रकार के विशेष उत्तक विन्यास को दीर्घ उत्तक यानी कि प्रोजेनकाइमा कहते हैं, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेनकाइमा क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्क्लेरोशियम के निर्माण में कवक प्रजाति के जीवन चक्र की किसी निश्चित अवस्था में होता है ये, और इसके कवक सूत्रों की सघन संहतियों को आपस में गुथ कर ही ये उत्तक नुमा संरचनाएं बनाती हैं। मतलब इससे पहले जो हमने ये डिस्कस किया था बच्चों कि ये दीर्घ उत्तक, आभासी उत्तक और स्ट्रेमा ये स्क्लेरोशियम के मॉडिफिकेशन ही होते हैं। मतलब किस प्रकार से उत्तक जो होते हैं वो अलग अलग वेरिएशंस शो करते हैं, ये वही है। स्क्लेरोशियम का ही पोर्शन होते हैं वो, स्पेसिफिकली अलग से कोई टिश्यू नहीं होते हैं, ये उसी की संरचना का पार्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो है तंतु जटा बच्चों, जिसको आप राइजोमॉर्फ कहते हैं। कुछ कवक सदस्यों में कवक तंतुओं के समुच्चय से इनके आपस में गुथ जाने के कारण गहरे भूरे रंग की जड़ के नुमा संरचना बनती है। क्या कह रहे हैं हम? डार्क ब्राउन कलर की एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। कैसे? इससे जो फिलामेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, गुथ जाते हैं और ये जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनती है इसे हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। हिंदी में इसे तंतु जटा कहा जाता है। इसका निर्माण प्राय जड़ों को संक्रमित करने वाली, यानी कि कौन सी फंगस में ये बनेंगी राइजोमॉर्फ? वो फंगस जो जड़ों में डिजीज कॉज करती हैं, जो पौधों की जड़ों को इन्फेक्ट करती है, या फिर कास्ट विलगनकारी कवक होती है, यानी कि जो वुड को डैमेज करने वाली जो कवक की प्रजातियां होती हैं उनमें ये पाया जाता है। इनमें विकसित जो शीर्षस्थ विभजोतक यानी कि हम एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं बच्चों, इनमें वेल डेवलप्ड एपिकल मेरिस्टेम भी पाया जाता है। इस प्रकार की जो ये तंतु जटा वाली जो कवक होती है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इनको बच्चों दो प्रकार के
टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है अविभेदित यानी अनडिफरेंशिएटेड होती है, और दूसरी जो होती है विभेदित यानी कि डिफरेंशिएटेड टाइप की होती है। अविभेदित तंतुजटा में जो शीर्ष विभज्योतक होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं, मतलब स्पष्ट नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। जबकि जो सेकंड वाली होती है सुविभेदित टाइप की, उसमें जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो वेल डिफाइंड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। बहुत अच्छे से हम उसको देख सकते हैं, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। अब रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं, अगर हम मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर की बात करें कि इसके हाइफल स्ट्रक्चर में किस प्रकार के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मूलाभास, जिन्हें आप राइजोइड्स कहते हैं बच्चों। राइजोइड्स नाम आपने सुन रखा है। ये धागे नुमा संरचनाएं होती है, ये भी जड़ के समान स्ट्रक्चर होती है। डायग्राम में हमने इसको शो कर रखा है। कवक सूत्र की ये सूक्ष्म संरचनाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड होती है बच्चों, अत्यंत शाखित होती हैं। थैलस के आधारीय भाग में गुच्छों के रूप में उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। यह न केवल कवक जाल रूपी बहुकोशिकीय थैलकों जैसे कि म्यूकर और पेनिसिलियम में पाई जाती है, बल्कि ये यूनिसेलुलर कवकों लाइक काइट्रिडिस में भी मिलती है। मतलब ये मल्टी सेलुलर एज वेल एज यूनिसेलुलर दोनों ही प्रकार की कवकों में ये पाई जाती है, और मूलाभासी संरचनाओं की सहायता से कवक थैलस परपोषी की सतह पर चिपक जाते हैं। ये एडेरिंग की तरफ, एडेरिंग जो ऑर्गन्स होते हैं, संरचनाएं होती है, उस प्रकार का एक फंक्शन करती हैं। इसी संरचनाओं की सहायता से कवक जो होता है वो परपोषी के थैलस पर चिपक जाता है, और इसके द्वारा कवक सूत्र परपोषी पर संक्रमण को इनिशिएट, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इन्फेक्शन कॉज करने के लिए काम में आने वाला ऑर्गन होता है। सेकेंड इज आसनांग कहते हैं एप्रेंसोरियम जिसे कहा जाता है बच्चों। यह अनेक कवक प्रजातियों में संक्रमण के समय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होती है अटैचमेंट के लिए बनती है। ये जो संरचनाएं होती है वो अटैचमेंट के लिए होती है। यह कवक थैलस को परपोषी शरीर से संलग्न होने और चिपकने में, मतलब इसका भी बेसिकली फंक्शन जो होता है वो अटैचमेंट या एडहेरेंस को ही इंक्रीज करने का होता है। इसकी आकृति सूक्ष्म गोल पुटिका यानी कि वेसाइकल लाइक हो सकती है, या फिर थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। एप्रेंसोरियम का एग्जाम्पल सेकेंड नंबर जो आपका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो एप्रेंसोरियम का है बच्चों। थर्ड जो है हमने चूस्कांग का डायग्राम बना रखा है बच्चों, जिसको हॉस्टोरिया कहते हैं। यह आपने इस चीज़ को पहले भी पढ़ रखा है। ये ऑब्लिकेट पैरासाइट जो कवक होते हैं उस लाइक ओमाइसिटीज, एसिडोमाइसिटीज, यूरिनिडेल्स, ये जो सारे जो समूह होते हैं फंगस के जो कि ऑब्लिकेट पैरासाइट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। परजीवी कवक प्रजातियों में इनकी संरचना और आकृति में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग फंगस में ये अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये हाइफा से उत्पन्न विशेष प्रकार की क्या होती है, आउटग्रोथ होती है बच्चों। देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ऑस्टोरियम, एक स्पेशलाइज्ड आउटग्रोथ होती है, अतिवृद्धि होती है जो परपोषी के शरीर में चली जाती है। देखिए ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो फंगल हाइफी है, उससे एक आउटग्रोथ निकली और उसने क्या किया है, होस्ट सेल के अंदर जाकर के वो ग्रो हो गई है, इन्फेक्शन कॉज कर रही है, और ये शरीर में क्या करती है, प्रविष्ट हो गई होस्ट सेल में, और उसकी जीवित अवस्था में कवक के लिए पोषण प्राप्त करती है। यानी कि ऑस्टोरियम की अगर हम बात करें तो मेनली इनका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिशन का अवशोषण करना और फंगस को लाभ पहुंचाना। और चूस्कांगों का परपोषी कोशिका में प्रवेश जो होता है वो इसकी कोशिका भित्ति को, मतलब ये क्या करते हैं, इसकी सेल वॉल को पेनेट्रेट कर देते हैं, सेल वॉल को भेद देते हैं और उसके अंदर चला जाता है चूस्कांग। और ये इसके ये जो क्रिया होती है भेदने की क्रिया, इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो एंजाइम होते हैं उसका स्रवण करती हैं ये फंगस जो होती है वो, और परपोषी कोशिका के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, मतलब सेल वॉल के जो प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका अपघटन कर देती हैं, और घुलनशील पदार्थ, ऐसे वो घुलनशील पदार्थ बना देती हैं जिससे कि वो उसको अवशोषित कर सके और फंगल उसका अवशोषित करके अपना न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल कर सके। कवक सूत्र पास ये इसका लास्ट एक पार्ट होता है बच्चों, जिसको हाइफल ट्रैप कहते हैं हम, फंगल हाइफल ट्रैप्स इसे कहते हैं। ये जो होते हैं कुछ परभक्षी जैसे प्रेडेशियस कवक प्रजातियां होती हैं, उसमें यह लाइक एग्जांपल अगर हम बात करें कैंडिडा डेक्टाइलेरिया कैंडिडा जो होती है, और ऑर्थोबॉट्रिस रोबस्टा इसका एग्जांपल है बच्चों। ये सब प्रीडेशियस प्रजातियां होती है, कवक की परभक्षी प्रजातियां होती है। अपने पोषण हेतु ये निमेटोड्स, कृमियों का भक्षण करती है। जो निमेटोड कृमि होती है
ये क्या करती है, उसको पकड़ करके उसका भक्षण करती है। इसके कवक सूत्र विभिन्न प्रकार के रूपांतरित रहते हैं और इन रूपांतरित संरचना को हम स्नेयर्स कहते हैं। यानी कि कवक सूत्र या स्नेयर्स जो होते हैं, हाइफल ट्रैप्स, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है बच्चों। अगर आपके कवक सूत्र लिखा हुआ है, आपके स्नेयर्स लिखा हुआ है या फिर हाइफल ट्रैप लिखा है, ये सारा हम एक ही कवक सूत्र पास की ही बात कर रहे हैं। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है निमेटोड्स को पकड़ने के लिए। और कौन सी फंगस में पाई जाती है, वो फंगस जो कि परभक्षी प्रकार की होती हैं, उनमें यह पाई जाती है इस प्रकार की संरचनाएं। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो कवक कोशिका की पार संरचना यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल हाइफी की बात कर रहे हैं हम कि इसमें कौन कौन सी संरचना होती है। तो ये एक यूकैरियोटिक संरचना होती है बच्चों। कवक जो होती है यूकैरियोट्स में आते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट के अतिरिक्त सभी प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं हम, एल्गी से अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बट इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से यह ऑटोट्रॉफिक ना होकर के हिट्रोट्रॉफिक प्रकार का जो होता है, जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, सारी स्ट्रक्चर्स बच्चों आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए इनमें सभी प्रकार की संरचनाएं ये पाई जाती हैं। और अन्य यूकैरियोटिक कोशिकाओं से विपरीत इनमें क्या होता है, राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से फैले हुए पाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं हम, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं, ये कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से फैले हुए रहते हैं। देखिए डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये अंतःप्रद्रवी जालिका पर संलग्न नहीं रहते। क्या कह रहे हैं हम, जनरली जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए रहते हैं, लेकिन इसमें ये इस प्रकार की संरचनाएं नहीं पाई जाती है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्री रहते हैं यहाँ। और विशेष प्रकार की एक संरचना और दिख रही है, लोमासोम्स दिखाई देंगे बच्चों आपको इनमें। जब हम फंगस की बात करते हैं तो इनमें लोमासोम्स पाए जाते हैं, वह भी कवक कोशिका ही होती है। और ये कण जो होते हैं ग्रेन्यूल्स और वेसाइकल्स के समान संरचनाएं होती हैं लोमासोम्स, जो कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन के बीच अनेक स्थानों पर बनती हैं। और इनके कार्य जो होता है, लोमासोम का जो फंक्शन है बच्चों, वो अभी वेल डिफाइंड नहीं है, हमें इसके बारे में पता नहीं है। कवक कोशिका में कवक द्रव्य जो होता है एक बड़ी रिक्तिका या धानी यानी वैक्यूल को घेरे हुए होता है। जीव द्रव्य कला के ठीक नीचे पहली परत के रूप में पाया जाता है। और इसके बाद में कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लास्ट, ये स्पेसिफिक सारे कैरेक्टर्स होते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम देखें पोषण, अगर हम बात करें तो पोषण जो होता है इसमें दो प्रकार का पोषण बता रखा है बच्चों। परपोषी भी होते हैं ये। फर्स्ट वन जो होता है वो परजीवी प्रकार की होती है। परजीवी में दो प्रकार को फर्दर हम डिवाइड कर रखा है इसमें, ऑब्लिगेट टाइप का बता रखा है और नॉन ऑब्लिगेट टाइप का बता रखा होता है। क्योंकि इनमें जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। परजीवी की अगर हम बात करें, परजीवी क्या, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अपने पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड रहने वाले जो होते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। और परजीवी में फर्स्ट है जो होते हैं नॉन ऑब्लिगेट टाइप के होते हैं, जिनमें मतलब वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं, वो उनको कोई और दूसरा ऑप्शन हम प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। दूसरा होता है विकल्पी मृतोपजीवी यानी कि ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स होते हैं। यानी कि ये होते तो परजीवी हैं, लेकिन अगर इनको वो ऑप्शन नहीं मिले और कोई सैप्रोफिटिक कंडीशन मिल रही है उनको, तो वो उस पर भी डिपेंड हो जाते हैं। सेकंड होता है सैप्रोफाइट्स, जो फर्स्ट वन इज ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। ये पूर्णतया जो होते हैं वो मृतजीवी या मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही रहते हैं। म्यूकर और मॉर्सेला इसका एग्जाम्पल है। लेकिन विकल्पी परजीवी यानी ऑब्लिगेट पैरासिटिक कंडीशन भी पाई जाती है कि होते तो सैप्रोफाइट है, लेकिन अगर इनको परजीवी अवस्था पाई जाती है, मिलती है, अगर अपॉर्चुनिटीज इनको प्रोवाइड कराई जाती है, तो यह एक विकल्पी परजीवी के रूप में भी कैरेक्टर शो करते हैं। राइजोपस और एस्परजिलस इसका एग्जाम्पल है। थर्ड वन ही सहजीवी प्रकार के होते हैं जो सहजीवन शो करते हैं। लाइकेन्स जिसका एग्जाम्पल है, एल्गी और फंजाई का इनमें सहजीवन पाया जाता है। और कवक मूल जो राइजोमॉर्फ हमने बताया वो भी इसी का एग्जाम्पल है बच्चों। ये अपना पोषण जो होते हैं वो दूसरा जो ऑटोट्रॉप होता है उससे प्राप्त करते हैं। गतिशीलता अगर हम बात करें तो इसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो दो प्रकार के, यानी विप्लेस्ड बताए हैं और टिनसेल टाइप के बताए हैं बच्चों। विप्लेस्ड यानी कि वो जो स्मूथ वॉल्ड होते हैं और डायग्राम में आपको दिख रहा है। दूसरा कूर्च कसाबिक होता है। टिनसेल जो होते हैं इनके ऊपर निडल लाइक जो फ्लैजिला होते हैं वो डेवलप हो रखे होता है और इसी की हेल्प से यह मूवमेंट शो करते हैं, गतिशीलता शो करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फंगस। थैंक यू।